हेलो 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 हेलो। क्या मेरी ऑडियो वीडियो वॉइस क्लियर आ पा रही है? एक बार मैं चेक कर लूँ। यहाँ से ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। ओके 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 ओके। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय हिंद, जय भारत सभी को। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिएगा, चलेगा चलेगा, आ जाइए सभी, जुड़ जाइए एक बार के लिए। ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। और देखिएगा, आज की ये अपनी जो सीरीज है उसमें अपन लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, किरचॉफ्स करंट्स लॉ आज अपन पढ़ने वाले हैं। धारा का नियम जिसे अपन कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स अपन हमेशा लेकर के आते हैं, तो आज भी अपन लेकर के आए। और बीएससी विजन मोहित यादव ये मैं हुई। तो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। इस पे स्माइली फेस बना लो। कई बार एग्जाम में टपका है, इस बार भी टपक सकता है। यहां से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है किरचॉफ लॉ से, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपन इसे कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पढ़ना है भाई। आप सभी को बहुत ही आराम से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो क्या है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ ने परिपथ विश्लेषण के लिए दो नियम दिए थे। परिपथ विश्लेषण का मतलब है परिपथ से धारा और वोल्टता का मान ज्ञात करना। उसी को अपन ने परिपथ विश्लेषण कहा था। किसी भी परिपथ से अपन धारा का मान भी ज्ञात करें और वोल्टता का मान भी ज्ञात करें, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? परिपथ विश्लेषण कहते हैं। ओके। तो किरचॉफ भैया ने, भैया तो नहीं है, महाराज, सर, अपन जो भी नाम इनका लें, तो इन्होंने दो नियम दिए थे। एक तो दिया था किरचॉफ का करंट लो, जो आज अपन पढ़ेंगे। एक दिया था किरचॉफ का वोल्टेज लो, जो अपन कल पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ का करंट लो भी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का वोल्टेज लो भी इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ से संधि विश्लेषण और लूप विश्लेषण वाला, जो कि अपन जो जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे कि परिपथ विश्लेषण कैसे किया जाता है। परिपथ विश्लेषण से मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है, परिपथ से धारा का मान भी ज्ञात करना, परिपथ से वोल्टता का मान भी ज्ञात करना, उसी को कहते हैं भाई परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। उसके बारे में अपन पूरी डिटेल से आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अपन किरचॉफ लॉ के ऊपर जब आगे बढ़े, तो किरचॉफ के लॉ के बारे में मैं बात करूं, किरचॉफ का करंट लॉ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनः कह रहा हूं। और देखिएगा, एक छोटा सा क्राइटेरिया अपन लिखते हुए चलें, तो आप मेरे हिंदी के जितने भी भाई बहन हैं वो एक बार हेडिंग डालो। बहुत मजा आने वाला है, अपन समझाएंगे। एक बार थोड़ा सा मैं लिखवा दूं किरचॉफ के नियम। ठीक है, ताकि मोटा मोटा आइडिया आपको रहे। तो किरचॉफ ने, लिखिएगा भाई, किरचॉफ ने परिपथ विश्लेषण के लिए दो नियम दिए, जिसे किरचॉफ के नियम कहा गया, जिसे क्या कहा गया? किरचॉफ के नियम कहते हैं। ओके। किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ ने कितने नियम दिए मेरे भाई? किरचॉफ ने अपने किरचॉफ लॉ दो प्रकार के होते हैं। एक तो किरचॉफ का धारा नियम, एक तो कौन सा होता है? किरचॉफ का धारा नियम। और एक होता है किरचॉफ का वोल्टता नियम। किसी भी परिपथ से धारा और वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टता नियम। ओके। अब देखिएगा, किरचॉफ का धारा नियम आज अपन पढ़ेंगे, किरचॉफ का वोल्टता लॉ अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या होता है किरचॉफ का धारा नियम, बात करें उसके ऊपर। ये आपको नोट डाउन करना है। एक बार मैं साइड हो चुका हूं, नोट डाउन कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। आओ भाई, बात करते हैं
किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम, कौन सा नियम? धारा नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? एक ही बात कहता है। आपको पता है, जिंदगी में कल आपको एक मौका मिला मुख्य संधि के बारे में जानने का, उससे पहले भी मिला होगा। मेरे बीएससी विजन की ओर से कल आपको मौका मिला था प्रिंसिपल नोड के बारे में, मुख्य संधि के बारे में जानने का। क्या कहा था मैंने जब मुख्य संधि के बारे में बताया? क्या बातचीत थी उसकी? क्या होती है मुख्य संधि? कुछ कुछ आइडिया है मोटा मोटा? तो कल अपन ने जब मुख्य संधि के बारे में पढ़ा था, मुख्य संधि के बारे में जब अपन ने बात की थी, तो कल मैंने एक बात कही थी कि किसी भी संधि बिंदु पर या जाल का वह बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक धाराएं आकर के मिलती, 3 धाराएं आकर के मिल रही हैं, मुख्य संधि है। 5 धाराएं आकर के मिल रही है, मुख्य संधि है। 10 धाराएं आकर के मिल रही हैं तो भी मुख्य संधि है। 100 धाराएं आकर के मिल रही हैं तो भी मुख्य संधि है। और n धाराएं आकर के मिल रही, बहुत सारी धाराएं आकर के मिल रही हैं तो भी वो अपनी मुख्य संधि के अंतर्गत आएगी। तो मुख्य संधि तो आपने पढ़ा था। अब सुनना मेरी बात, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बात कहता है। अपन इसको केसीएल भी लिखते हैं, और मैं बार बार किरचॉफ का धारा नियम ना लिख के केसीएल ही लिखूंगा, किरचॉफ करंट लॉ लिखूंगा शॉर्टकट में। अब सुनना, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स करंट लॉ एक ही बात कहता है कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये इसको और मैं अच्छी तरीके से कहूं, मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये बात कहता है अपना किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। कोई बात आई समझ में? किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या बात कहता है? अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, अपन बात करेंगे कि धाराओं का बीजगणितीय योग से क्या मतलब हुआ, 0 से क्या मतलब हुआ, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करना कि मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग मैंने एक शब्द यूज में लिया यहाँ पे, तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग, चिन्ह सहित योग। ओके, लिखिएगा, मैं एक एक चीज समझाता हूं आपको। किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार, एक एक चीज लिखते हुए और फिर अपन समझेंगे, बहुत मजा आएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार मुख्य संधि पर, मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि जितनी भी धाराएं आ रही हैं वो क्या होंगी, 0। आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक चलने वाला होगा। मेरी बात, ये कुछ समीशन वाला मामला है भाई। जितनी भी धाराएं हैं, बीजगणितीय योग का मतलब जितनी भी धाराएं आ रही हैं, जा रही हैं, जो भी है मुख्य संधि पर, उन सभी का योग। ठीक है, तो समीशन का मतलब होता है योग। आई का वैल्यू मतलब, आई का वैल्यू है करंट, यानी एक धारा से लेकर के n धाराएं कितनी भी आ सकती हैं। इस आई का वैल्यू, ये छोटा वाला आई है ना, इसका मतलब है कि एक धारा से लेकर के, यानी एक करंट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n हो सकती है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया अपना सीधा सीधा किरचॉफ की धारा नियम की डेफिनेशन। आशा करता हूं कि धारा नियम की डेफिनेशन समझ में आई होगी, दिमाग में थोड़ा कम गुस्सा होगा, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत शब्दावली आपको क्लियर करूं, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा मामला। अब देखो, आपको एक चीज तो डाउट करेगी, आप कहोगे कि सर जिंदगी में हमने योग तो बहुत सुना है, ये क्या मतलब? आप कह भी सकते हो ना कि मुख्य संधि पर धाराओं का योग 0 होता है। आपने यही क्यों कहा कि बीजगणितीय योग 0 होता है? ये क्या मामला है बीजगणितीय योग का, यानी बीजगणितीय वाली ये शब्दावली क्या है, ये समझाओ हमें। तो ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। अपन ने एक शब्दावली यूज की बीजगणितीय योग की,
तो बीजगणितीय योग का मेरे भाई सीधा सा मतलब होता है चिन्ह सहित योग। चिन्ह सहित योग यही होता है अपना बीजगणितीय योग। सर नहीं समझ में आया, चिन्ह सहित योग से क्या मतलब हुआ? मतलब अपन जो मुख्य संधि पर आने वाली धाराएं उनको तो लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह के साथ, और मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराएं उनको लिखते हैं नेगेटिव चिन्ह के साथ। अब सर कुछ कुछ मामला क्लियर हो रहा है कि चिन्ह सहित योग का मतलब जो मुख्य संधि की तरफ धाराएं आएंगी ना, उनको अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो मुख्य संधि से जो दूर जाएंगी ना धाराएं, उनको अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मामला क्लियर हुआ क्या? यानी मुख्य संधि की तरफ जो धाराएं आएंगी उनको पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखेंगे, मुख्य संधि से जो धाराएं दूर जाएंगी उनको नेगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे। अब कुछ कुछ मामला क्लियर हुआ, तो बीजगणितीय योग मामला समझ में आया। अब सर ये मुख्य संधि की तरफ आने वाली धाराएं कौन सी हैं, जाने वाली धाराएं कौन सी है, कुछ मामला थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं है। अरे मेरे भाई मैं आपको कहूं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको अपन एक बार ये रखते हैं, एक बार सुनना। ये अपनी कोई मुख्य संधि है, और मैंने कहा मुख्य संधि का मतलब होता है जहां पे क्या हो मेरे भाई, 3 या 3 से अधिक धाराएं आकर के मिले। ओके, ये अपना कोई रेजिस्टेंस के अलग अलग नाम अपन दे सकते हैं। ये अपना कोई R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। यहाँ पे करंट I5 मान के चलेगा अंदर की तरफ आ रही है, I4 भी अंदर की तरफ आ रही है, I1 भी अंदर की तरफ आ रही है, और ये R2 में I2 और R3 में I3 धारा बाहर की तरफ निकल रही है। ये अपने कुछ कुछ प्रोजेक्ट लिया, और ये अपना कौन सा नोड है, प्रिंसिपल नोड है, मुख्य संधि है। मुख्य संधि पर 3 या 3 से अधिक धाराएं जब आकर के मिलती हैं तो उसे ही मुख्य संधि कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जो बीजगणितीय योग है, चिन्ह सहित योग है, किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसका मसला एकदम क्लियर होने वाला है। रियल लाइफ में ये कहां काम आता है बताऊंगा, चिंता मत करना। ये मेन सप्लाई से जा रहा है ना, इसकी बात भी करेंगे। पहले अपन को जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या लिखना है, थोड़ा उसका मामला क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन चीजें देखेंगे, ठीक है? तो सुनना, मुख्य संधि पर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखते हैं, और मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव चिन्ह के साथ रखते हैं। ये कहा मैंने आपको। मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन सी धाराएं हैं जो मुख्य संधि की तरफ आ रही हैं? तो आप कहोगे कि सर ये I5 भी मुख्य संधि की तरफ आ रही है, ये I4 भी मुख्य संधि की तरफ आ रही है, ये I1 भी मुख्य संधि की तरफ आ रही है। मतलब 3 धाराएं हैं सर, I1 प्लस I5 प्लस I4। 3 धाराएं सर ऐसी हैं जो मुख्य संधि की तरफ आ रही हैं, उनको अपने पॉजिटिव साइन के साथ लिया। लेकिन आप जब देखोगे सर I3 और I2 है ना, ये मुख्य संधि से दूर जा रही हैं, ये देखो मुख्य संधि से दूर जा रही हैं, और ये सारी धाराएं मुख्य संधि की तरफ आ रही हैं, ये तीनों धाराएं। ये समझ में आ रहा है ना ये मामला मसला? तो सर अपन I2 को और I3 को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, यही तो अपनी परिभाषा बोल रही है ना। मुख्य संधि की तरफ आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखा जाता है, मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव चिन्ह के साथ रखा जाता है, लिखा जाता है। और ये सारा का सारा योग क्या बीजगणितीय योग हो गया क्या? अरे चिन्ह सहित योग किया ना अपने, जहां मुख्य संधि की तरफ आ रही थी वहां अपने प्लस लगाया, जहां दूर जा रही थी वहां माइनस लगाया, और इन सब का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये अपना किरचॉफ करंट लॉ बोलता है। क्या मामला क्लियर हुआ? ये है भाई मैन किरचॉफ करंट लॉ, ये है। देखो ये देखो, अब देखो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्लस वालों को अपन रख लेते हैं, I1 प्लस I4 प्लस I5 को इधर रखा,
और माइनस वालों को अपन ने उधर भेज दिया I2 प्लस I3। तो एक डेफिनेशन यहां से निकल करके आएगी क्या कि मुख्य संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यहां पे लिखो मुख्य संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार देखो भाई, एक बार देखो फिर ऐसे कैसे आपको लिखना है। ये मेन सप्लाई वाला मामला तो मैं पूरा पिक्चर फॉर्म में लेके आया हूं, तो इसका तो कोई मामला मसला है नहीं, इसको तो हटाओ, ये तो कम ही क्लियर होगा। मैंने पिक्चर फॉर्म में ही लेके आया हूं मैं, ये रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मका लाडले, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये नहीं है, ओके, इसको नहीं लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, किरचॉफ करंट लॉ में मैंने क्या कहा कि मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, वो शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मैंने जब मतलब बताया कि संधि चिन्ह सहित योग, चिन्ह सहित योग बीजगणितीय योग का मतलब है। चिन्ह सहित योग का क्या मतलब बताया कि संधि बिंदु पर, मुख्य संधि पर आने वाली धाराएं हैं, मुख्य संधि की तरफ जो धाराएं आ रही हैं उनको पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखा जाता है। मुख्य संधि से जो धाराएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, दूर जा रही हैं, उनको नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखा जाता है। वही बीजगणितीय योग का मतलब हुआ। अब जब अपन ने उनको लिखा तो अपन ने पाया कि जो नेगेटिव चिन्ह को अपन ने पक्षांतरण किया ना, तो एक चीज आपको ये देखना, देखो I1, I4 और I5, ये क्या वही धाराएं हैं जो मुख्य संधि की तरफ धाराएं आ रही हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो एक डेफिनेशन यहां से निकल करके आई, और देखो I3 और I2 क्या ये वही धाराएं हैं जो मुख्य संधि से दूर जा रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो एक डेफिनेशन निकल करके आई कि मुख्य संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यही है अपना किरचॉफ करंट लॉ, यही है किरचॉफ का धारा नियम। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, ऐसे कैसे आपको लिखना है, मैं दूर हट रहा हूं। ओके, अब देखो रियल लाइफ में ये कहाँ यूज हो रहा है सर? रियल लाइफ से एक बार आप यूं थोड़ा रिलेट करा दो, जिंदगी में मजा आ जाना है मेरे को। अब ध्यान से सुनना, ये देखो पहला एग्जांपल देखो, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक वायर, ये तो भाई अपन फिटिंग में आपने बहुत देखा होगा, ये मेन सप्लाई। देखो धाराओं का बीजगणितीय योग होने का मतलब क्या हुआ, यह मुख्य संधि की तरफ आने वाली धाराएं, जाने वाली धाराओं का योग क्या हुआ। देखो अब एक बात, सब कुछ चीजें यहां से क्लियर करूंगा इसी सर्किट से, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां से देखो ये मेन सप्लाई आई, ये मेन सप्लाई आई, फिर ये बल्ब में भी गई, फिर ये फैन में भी गई, और ये अपने टीवी में भी गई। मेरे को एक बात बताओ, मुख्य संधि की तरफ जो आने वाली धारा थी ना, जितनी धारा आई उतनी की उतनी धारा यहाँ पे बटी कि नहीं बटी? तो मुख्य संधि की तरफ आने वाली धाराएं मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आई करंट आया था अपने पास, क्या हुआ था अपने पास? आई करंट आया था। ये आई करंट तीन धाराओं में बट गया, I1, I2, I3। I1 बल्ब में चला गया, I2 फैन में चला गया, I3 टीवी में चला गया। तो इन तीनों का आप जब योग करोगे ना, तो यही मेन सप्लाई में जितना करंट आ रहा है आई, उसी के योग के बराबर होगा। ये मामला है। अरे कोई बात समझ में आ रही है? यानी मुख्य संधि से आने वाली धाराओं का योग मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी इन तीनों में जितनी करंट बह रही होगी ना, वो सारी की सारी करंट इसी करंट के योग के बराबर होगी। पुनः मैं बात कहूं, या मैं आपको ये कहूं कि मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां मान के चलेगा अपन कहें कि यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, कह सकता हूं मैं? अरे ये कह सकता हूं, ये मान के चलिएगा 3 एम्पियर यहां चला गया, 2 एम्पियर यहां चला गया, 5 एम्पियर यहां चला गया। अब मेरे को एक बात बताना,
10 एम्पियर करंट आया तो उसको अपन ने क्या लिखा, +10। जो करंट मुख्य संधि से दूर गया उनको क्या लिखोगे, माइनस। तो -3 किया, -2 किया, -5 किया, ये कितना हो गया, 0। तो बीजगणितीय योग 0 हुआ ना। अरे रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझ में आया ना, यही बात है, यही अपना किरचॉफ करंट लॉ बोलता है। और बताऊं मैं आपको, एक पाइप वाला एग्जाम्पल देखो। पहले मान के चलेगा यहां से ये पाइप है, ये कोई अपनी मुख्य संधि है। कौन सी संधि है, मुख्य संधि है, जहां पे 3 धाराएं आपस में आकर के मिल रही हैं। यहां पे देखो 4 आ रही हैं। अब देखो ये 10 लीटर पर सेकंड यहाँ इस पाइप में पानी आ रहा है। यह मान के चलेगा 10 लीटर पानी है इस पाइप में, ये मुख्य संधि की तरफ आया। अब देखो 3 लीटर इस पाइप से निकल गया, 2 लीटर इस पाइप से निकल गया, 5 लीटर इस पाइप से निकल गया। कितना पानी पूरा निकल गया, तो 10। तो आने वाला पानी कितना था, 10। जाने वाला पानी भी कितना है, 10। यानी मुख्य संधि की तरफ आने वाला पानी 10, मुख्य संधि से दूर जाने वाला पानी 10। क्या यही धारा नियम है क्या, मुख्य संधि पर आने वाली धाराओं का योग 10 मुख्य संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर 10 होता है। बिल्कुल, मुख्य संधि की तरफ आने वाली या मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो भाई ये तो प्लस में आएगा क्योंकि ये आ रही है मुख्य संधि की तरफ, ये तो मुख्य संधि की तरफ आ रही है, तो ये तो +10 होगा। ये इससे दूर जा रही है तो -3, ये इससे दूर जा रहा है तो -2, ये इससे दूर जा रहा है तो -5। तो क्या धाराओं का बीजगणितीय योग 0 नहीं हुआ क्या, क्या मामला क्लियर हुआ क्या यहाँ पे। और मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं ये अपने, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो मेन सप्लाई यहाँ पे आई, ये देखो चार्जर ले गया, यहाँ पे लैपटॉप वाला चार्जर ले गया, लैंप वाला चार्जर ले गया। मान के चलेगा ये वही एग्जांपल है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वही मामला है। ये कार वाला देख लो भाई, ये कोई अपना मुख्य संधि है, जितनी 100 कार आ रही है तो ये देखो 100 की 100 वापस भी जा रही है यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल अपन रियल लाइफ से कनेक्ट करके यहाँ पे मुख्य संधि के दे सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ आराम से आपको क्लियर हुआ होगा। रियल लाइफ में आप कहते हो ना कई बार कि किरचॉफ के इतने नियम पढ़े, मेरे को जिंदगी में कभी समझ में ही नहीं आया ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। ये ऐसे काम आता है, ये ऐसे काम आता है, इस चीज को समझने में काम आता है। अब कभी जिंदगी में समझा तो है नहीं, और अब यही बात कहनी है फिर। अरे आया क्या समझ में, ओके। अब देखिएगा किरचॉफ करंट लॉ, ये वही एग्जाम्पल है भाई। अब कितने के एग्जाम्पल वही सेम है, ये अपने किरचॉफ महाराज ने ये दिया था। अब देखो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि, लिखिए क्वेश्चन को, किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षित होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ अब भी सकता है। सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का करंट लॉ है वो आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण का मतलब समझ रहे हो कि जितने आवेश है उतना का उतना ही रहे, वो संरक्षित रहे, कोई कम नहीं होना, कोई ज्यादा नहीं होना। आवेश संरक्षित होता है भाई, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। जितना है उतना का उतना ही रहता है। संधि बिंदु से की तरफ आओगे तो भी उतना ही आवेश है, दूर जाओगे तो भी उतना ही आवेश है, वही मामला है। तो किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार आवेश संरक्षित होता है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध किससे करेंगे भाई, अपने पास किरचॉफ ने जो करंट लॉ दिया उसी से अपन सिद्ध कर सकते हैं। और अपने पास सामान है क्या, बताओ, और कोई सामान है क्या, और कोई मसला है, और कुछ चीज है जिससे अपन सिद्ध कर पाएंगे, नहीं। तो जो थोड़ी देर पहले अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना, उसी से अपन सिद्ध करेंगे, मान के चलेगा। सेम ही डायग्राम ले लेता हूं। चार ही ले लेते हैं, खूब है क्या, एक और ले लेते हैं, फिर ज्यादा हो जाएंगे। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। I1 करंट अंदर आ रहा है, I2 करंट अंदर आ रहा है, I3 बाहर आ रहा है, I4 बाहर आ रहा है, I5 अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है।
आवेश संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ करंट लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, मैं देखो सब कुछ चीजें क्लियर करता हूं। बाय किरचॉफ करंट लॉ, यूजिंग बाय किरचॉफ करंट लॉ, या बाय किरचॉफ करंट लॉ लिख लो। तो किरचॉफ करंट लॉ से अपन क्या कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या अपन कह सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है, शून्य होता है। अरे ये कह सकते हैं ना, किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसी को किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है। तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखा, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव चिन्ह के साथ रखा। चूंकि हम जानते हैं कि आई क्या होता है, dq अपॉन dt होता है, समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर धारा कहलाती है, यह सभी को पता है। ये तो Q क्या हो गया, अपना टोटल चार्ज हो गया। Q तो अपन टोटल चार्ज है, लेकिन अपन को इस चार्ज को R1 R2 R3 R4 R5 5 भागों में विभाजित कर दिया ना अपन ने। तो अपन को इसको विभाजन रूप में अपन को लिखना है। अब सुनना, मैं क्या लिख सकता हूं, I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या dq1 अपॉन dt लिख सकता हूं क्या? I2 को क्या मैं dq2 अपॉन dt लिख सकता हूं? I3 को क्या dq3 अपॉन dt लिख सकता हूं? और माइनस dq4 अपॉन dt और माइनस dq5 अपॉन dt। ये देखो एक बार जल्दी से, एक बार देखो भाई, इसको पूरे को देखो तभी क्लियर होगा, मेरे बताने से कुछ क्लियर नहीं होगा। आप जब तक खुद नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई किया। किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहलाता है, मुख्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। जो आने वाली धाराएं थी उनको पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखा, जो मुख्य संधि से दूर धाराएं जो गई उनको नेगेटिव चिन्ह के साथ रखा, इतना ही किया। अब हम सब जानते हैं कि धारा आई क्या होती है, dq अपॉन dt होता है, टोटल चार्ज होता है क्यों। लेकिन अपन ने यहाँ पे इसको 5 भागों में बांट रखा है, तो अपन ने स्मॉल q के साथ ले लिया। क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, यानी ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये सब मिलकर के Q बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से, अरे भाई अब मैं यहां से इसी को मैं थोड़ा छोटा कर लूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? ओके, या अगला पेज ले लेते हैं। मैं यहां से d बाई डी टी कॉमन ले सकता हूं क्या, क्या बचेगा? अरे भाई यहाँ पूर्व में d बाई डी टी है तो मैं इन्हें कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 बराबर 0। यही बचेगा क्या, यही बचेगा क्या? देखो यही बचेगा, बिल्कुल। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 ये बराबर क्या है, Q, जो कि क्या है अपना टोटल चार्ज। ओके, तो dq बाई dt कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या ये आवेश संरक्षित नहीं हो गया? अरे भाई क्यों, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट राशि नहीं आई क्या? अब आप कहोगे सर कांस्टेंट कैसे आई? अरे भाई किसी का अवकलन करोगे डी बाई डी टी के सापेक्ष और वो 0 आ जाए तो कांस्टेंट का अवकलन ही तो 0 आता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो dq बाई dt अगर अपने पास 0 आ रही है तो अपन क्या कह सकते हैं यार, क्यों कांस्टेंट है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम का क्या कर रहा है, पालना कर रहा है, किसी पे निर्भर थोड़ी कर रहा है, आवेश संरक्षित का पालना कर रहा है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि अर्थात किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षित होता है, या आवेश संरक्षण नियम की क्या करता है, पालना करता है, कह सकते हैं ना। कांस्टेंट क्यों आया आपको समझ में आया? अरे किसी राशि की, कांस्टेंट राशि का जब अपन अवकलन करते हैं तो 0 आता है, ऐसे किसी का भी कर दोगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अपन को वैल्यू देगा। लेकिन कांस्टेंट राशि का जब अपन अवकलन करते हैं तो हमेशा 0 के बराबर आता है। यहां तक क्लियर हुआ मामला? ये अपना किरचॉफ करंट लॉ यहीं पे खत्म होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी, किरचॉफ करंट लॉ बड़े आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से इसको आपको समझाने का प्रयास किया, जो अपने अलग अलग चीज़ें देखी उनके माध्यम से आपको मैंने किरचॉफ को के करंट लॉ को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर को देखने में। अगर लेक्चर पसंद आए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो तो करो, बाकी कमेंट जरूर करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, इस बात का आपको जरूर बताना है ताकि हमें फीडबैक मिल सके, हमें पता चल सके। ठीक है, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।